हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो टॉपिक। पहला है हमारा ओम्स लॉ और दूसरा टॉपिक है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये दोनों टॉपिक आज हम फ्रेंड्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम बच्चों की कमेंट बॉक्स पे थोड़ा सा क्वेरी आई थी कि सर हमें ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझाइए, हमें ये दोनों टॉपिक में डाउट है, तो इसीलिए आज हम उनके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो आपको भी फ्रेंड्स कोई भी अगर डाउट होता है किसी टॉपिक में होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे उस टॉपिक को डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी एक नई वीडियो बना के हम दे सकते हैं, जिससे कि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के ऊपर। तो देखिए ओम्स लॉ क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओम्स लॉ कौन थे। ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इनका जो पीरियड था दैट इज 1781 टू 1854, और ये आपके फर्स्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था किसके ऊपर, इस फिनोमिना के ऊपर, और इसको क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। उन्होंने ओम्स लॉ के ऊपर ये फिनोमिना दिया था कि उन्होंने एक रिलेशन बताया था वोल्टेज वोल्टेज कह लीजिए या पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर उन्होंने एक रिलेशन बताया था। उसी रिलेशन को क्या नाम दिया था फ्रेंड्स, ओम्स लॉ नाम दिया था। अब इस रिलेशन के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट देखते हैं। If physical condition like temperature, etc. of a conductor are kept unchanged, the strength of current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its end. अब फ्रेंड्स ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशन कौन सी, टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो करंट है जो एक सर्किट में फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये फ्रेंड टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों किया गया है, तो देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की वजह से जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट फ्लो कर ही नहीं सकता है, ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कर ही नहीं सकता, और ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो नहीं कर सकता तो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी वजह से टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो हमारा एक रिलेशन देखिए, इफ V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर AB, I is the strength of current flowing through the conductor, then according to Ohm's law, जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लीजिए एक कंडक्टर लिया हमने जिसका दो एंड्स हैं A और B, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने V मान लिया। I जो है वो एक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, उस कंडक्टर में करंट फ्लोइंग है, उसको हमने क्या मान लिया फ्रेंड्स, I मान लिया। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। V इज प्रोपोर्शनल टू I का मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज होगा। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन तब होगी जब हमारा एक पैरामीटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो पैरामीटर कौन सा रहेगा फ्रेंड, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी हमारा V इज प्रोपोर्शनल टू I रहेगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, उस कंडीशन में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और प्रोपोर्शनलिटी अगर हम साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जो कि क्या होता है R, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड्स रेजिस्टेंस क्या काम करता है, रेजिस्टेंस हमने पहले ही पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया गया है। where R is a constant of proportionality whose value depend upon the size, nature of material and temperature of the conductor। जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू डिपेंड करता है फ्रेंड किसके ऊपर, साइज के ऊपर, उसका कितना साइज है, और दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से बना है, और तीसरा आता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर की उस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। तो इन सारी चीज़ों पे R क्या करता है फ्रेंड, डिपेंड करता है। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है आपका ओम्स लॉ के ऊपर। अब इसको एप्लीकेबल किस तरीके से किया जाता है वो हम देखते हैं। R is called the electrical resistance or simply the resistance of a conductor. In fact, the resistance is the property of a conductor to resist the flow of charge through it. R को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, और ये क्या करता है, वो ये करंट के फ्लो को क्या करता है फ्रेंड्स, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इसका जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो किस तरह का होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए ये आपका इस साइड आ जाता है करंट, इस साइड आ जाता है वोल्टेज, तो V और I इसको हम VI ग्राफ भी कह सकते हैं,
या ओम्स लॉ का ग्राफ भी कह सकते हैं। तो दोनों ही बात एक ही है। और ये जो ग्राफ होता है ये किस तरह उसका होता है फ्रेंड, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, क्योंकि यही हमें जवाब मिल रहा है इसका, V इज प्रोपोर्शनल टू I है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो उसी हिसाब से करंट अगर हम इंक्रीज करेंगे या वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा करंट भी क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्रीज होता है। इसी वजह से जो हमारा ग्राफ है क्या रहता है फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन रहता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब है कि ओम्स लॉ हम किस तरीके से सक्सेसफुली एक सर्किट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमें वैल्यूज का पता चले। तो देखिए पहले हम सर्किट को क्लोज एक बार देख लेते हैं, सर्किट क्या है, किस तरीके से है, इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया फ्रेंड्स, एक सर्किट लिया। उस सर्किट को सबसे पहले हमने क्या लिया, सर्किट के कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर आता है हमारे पास बैटरी। बैटरी क्या काम करता है फ्रेंड, बैटरी जो है वो पूरे सर्किट में हमारा जो वोल्टेज है उसको क्या प्रोवाइड करता है, वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। या हम ये कह सकते हैं कि बैटरी विच इज यूज टू सेंड द करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट में करंट को फ्लो कराने का काम करती है। दूसरा हमारे पास आता है फ्रेंड्स की का क्या काम होता है फ्रेंड्स, की आपको पता है की जो है वो सर्किट को ऑन एंड ऑफ या स्विच ऑन एंड ऑफ करने के काम में आती है। तीसरा पैरामीटर हमारे पास आता है एमीटर। एमीटर क्या करता है फ्रेंड्स, एमीटर जो है वो पूरे सर्किट का जो करंट है उसको मीजर करता है। और मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं, जो एमीटर है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा। देखिए इधर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस तरह से ही कनेक्ट होगा। और एमीटर जो होता है फ्रेंड्स वो हमेशा सीरीज कनेक्टेड रहेगा। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आता है रियोस्टेट। अब ये रियोस्टेट क्या होता है फ्रेंड, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर्स का मतलब जिसमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट आता है अननोन रजिस्टर, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसको, जो अननोन रजिस्टर्स है इनके दो जो एंड्स पॉइंट है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और ये जो वोल्ट मीटर है ये हमेशा सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें से निकल के आई है हमारे पास कि जो एमीटर है वो सीरीज कनेक्टेड होता है और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल कनेक्ट होता है। ये हमारा ओम्स लॉ का जो हमारा ग्राफ है ये उसी तरीके से है, लीनियर ग्राफ है। अब ये किस तरीके से काम करेगा फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मैं ये पॉइंट्स भी आपको समझाता जाऊंगा साथ के साथ, देख रहिए। टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई ओम्स लॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर। सबसे पहले आता है अ बैटरी विच इज यूज टू सेंड करंट इन द सर्किट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैटरी जो है वो क्या काम करती है, करंट को प्रोवाइड कराने का काम करती है पूरे सर्किट के अंदर। A rheostat which is a variable resistance and is used to change and adjust current in the circuit। a rheostat जो होता है वो क्या है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है और जिसका यूज क्या होता है एक पूरे सर्किट में जो पूरे सर्किट में करंट को क्या करना है, एडजस्ट करना। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कम कर दिया है तो हमें पता है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस वायर ए बी इज ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस आर। एक रेजिस्टेंस वायर लिया है हमने, अननोन रेजिस्टेंस जो है ए बी जो है और जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। एन एमीटर विच इज यूज टू मेजर करंट इन द सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस आर सो दैट द करंट पासिंग थ्रू ए इज सेम एज द करंट पासिंग थ्रू आर। जो एमीटर है वो क्या काम करता है फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया कि एमीटर जो है वो पूरे सर्किट में करंट को मेजर करता है और इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस वायर। वोल्ट मीटर क्या करता है फ्रेंड्स, अननोन रेजिस्टेंस जो भी इसके एंड है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करता है। अब प्लग की ये हम बता ही चुके हैं क्या करता है, ऑन एंड ऑफ करने के काम आता है। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए व्हेन द की इज क्लोज अ करंट स्टार्ट। हेलो मोटो। When the key is closed, a current start flowing in the circuit। जब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, की को प्रेस करते हैं तो एक करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है सर्किट के अंदर। द करंट इन द सर्किट इज चेंज बाय एडजस्टिंग द रियोस्टेट एंड रीडिंग ऑफ V and I आर टेकन। अब क्या होता है फ्रेंड,
जो इस रियोस्टेट की जो वैल्यू है वो हम इस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर हम रियोस्टेट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और रियोस्टेट में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। These readings gives us the value of potential difference across R and I flowing through it। और ये जो रियोस्टेट में जो वैल्यूज हम चेंज करेंगे ये हमें किस चीज की वैल्यू प्रोवाइड कराएगी, ये हमें V और I की वैल्यू हमें प्रोवाइड कराएगी। इट इज फाउंड दैट V अपॉन I इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। और हमें पता है V और I क्या होता है फ्रेंड, V अपॉन I क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस वेरीफाई ओम्स लॉ। इस तरह से ओम्स लॉ क्या होता है फ्रेंड्स, वेरीफाई होता है। ठीक है फ्रेंड, होपफुली आपको ये जो ओम्स लॉ है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अब बात करते हैं फ्रेंड, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर का हमने फ्रेंड्स पहले भी पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और जैसे कि हम बताते हैं कि अगर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा जो है रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज, वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस जो भी है वो भी क्या करेगा फ्रेंड्स, इंक्रीज करेगा। और रेजिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट होता है फ्रेंड, रेजिस्टिविटी के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, अल्फा से। तो अल्फा अगर आपको मिलता है तो आप ये इस चीज को समझ जाइएगा कि वो क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का सिंबल है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, The resistivity of a material is not constant but changes with temperature। अब फ्रेंड जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो चेंज करती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। जैसे कि हम बता चुके हैं कि अगर टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा फ्रेंड, रेजिस्टिविटी के ऊपर भी आएगा, कि जो मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या करेगी, अप एंड डाउन करेगी, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इफ ρ1 एंड ρ2, if ρ1 and ρ2 are the values of resistivity of a material at temperature T1 degree Celsius and T2 degree Celsius respectively, then temperature coefficient of resistivity is defined as। अगर मान लीजिए ρ1 और ρ2 हमने दो रेजिस्टिविटी ली है और उन्हीं के रिस्पेक्ट में मटेरियल का जो टेम्परेचर लिया है वो हमने T1 डिग्री सेल्सियस लिया है पहले का, ρ1 का, और ρ2 का क्या लिया है, T2 डिग्री सेल्सियस। तो इसके हिसाब से हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आता है फ्रेंड्स, देखिए, क्या फॉर्मूला आता है फ्रेंड, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू में राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का, कि जो हमारा चेंज इन रेजिस्टिविटी है अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू में राइज इन टेम्परेचर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए, चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ है कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है ρ1 और ρ2 जो हमने ली है उन्हीं में चेंज, तो इसका मतलब ρ2 माइनस ρ1 हो गया। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी क्या थी हमारी, ρ1 थी। ठीक है फ्रेंड, और राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज इंक्रीज होना है तो क्या टेम्परेचर में चेंज कहाँ से होगा, T2 माइनस T1 कर देंगे तो हम, तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को हम दोबारा से एक बार लेके चलते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ρ2 माइनस ρ1 इज इक्वल टू, ये जो अल्फा है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा, अल्फा ρ1 T2 माइनस T1। सिंपली कुछ नहीं किया, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ρ2 माइनस ρ1 को, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए हैं, और जो हमारा अल्फा है इसको हम राइट हैंड साइड लेके आ गए हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया ये। तो इससे हमें क्या मिला फ्रेंड्स, ρ2 की वैल्यू मिल गई है, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये हमारा जो रिजल्ट निकल के आया है ये किसका आया है, ये एक्चुअली हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकली है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निकला है सेकंड, जो हमारा सेकंड रेजिस्टिविटी है मटेरियल का, उसका वैल्यू निकला है हमारे पास। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो क्या होती है फ्रेंड, पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अल्फा कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल इज गिवन एज। जो हमारी अल्फा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, और उसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मटेरियल का नेचर हमारा अलग है तो उसकी जो अल्फा की वैल्यूज है वो भी क्या हो जाएगी फ्रेंड, चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी होता है,
तो इसको हम रेजिस्टेंस के रूप में भी ले सकते हैं, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, वेयर R1 R2 आर द रेजिस्टेंसेज ऑफ अ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से जिस तरह से हमने ये इक्वेशन लिया था रेजिस्टिविटी के रूप में, इसी तरीके से इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं किसके रूप में, रेजिस्टेंस के रूप में भी हम इसकी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है फ्रेंड, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू में राइज इन टेम्परेचर। नोट देखते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट रेजिस्टिविटी इज एट द लीस्ट। सिल्वर जो है आपको पता है वो बेस्ट कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी कम होगा इसका मतलब वो क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा, और रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब उस कंडक्टर में करंट फ्लो कम होता है। तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखिएगा फ्रेंड। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कोई और भी डाउट आता है टॉपिक में तो आप वीडियो में आराम वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो बना के आपको बता दिया जाए। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।